ADO.NET आर्किटेक्चर को अभी हम डिस्कस करने लगे हैं। ADO है क्या? ADO स्टैंड फॉर ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट्स। ActiveX डाटा ऑब्जेक्ट्स का ये एब्रिविएशन है ADO.NET। ये बेसिकली आपके पास एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपको डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर आपने कोई डेटाबेस बनाई है और आप ये चाहते हैं कि आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशन उस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करे, आप अपनी एप्लीकेशन से अपनी डेटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकें, उस डाटा को डिलीट कर सकें, उसको चेंज कर सकें, व्यू कर सकें, तो उसके लिए आपको ये ADO.NET आर्किटेक्चर और इसकी जो क्लासेस हैं उनको आपको यूज करना होगा, क्योंकि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। हमारी डेटाबेस एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है और जो हमारी एप्लीकेशन है वो अलग लेयर है, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड बनाया हुआ आपने C# में, आपने फॉर्म बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने फील्ड्स लगाई हुई है, नेम, फादर नेम, क्लास वगैरह, और पीछे डेटाबेस आपने बनाई हुई है किसी भी DBMS पैकेज को यूज करते हुए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने SQL सर्वर में डेटाबेस बनाई हुई है, MySQL में बनाई हुई है, एक्सेस में डेटाबेस है, या किसी भी DBMS पैकेज को यूज करते हुए आपने डेटाबेस बनाई हुई है। आप उन दोनों के बीच एक लिंक स्टैब्लिश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यूजर को डेटाबेस के ऊपर जाके काम ना करना पड़े, क्योंकि देखिए हमारा जो यूजर होता है वो एक ले मैन होता है, ले पर्सन होता है, उसको डेटाबेस का नॉलेज नहीं होता, उसको क्यूरीज बनानी नहीं आती। तो हम क्या काम करते हैं, हम उस यूजर के लिए एक सिंपल सी डेटाबेस एप्लीकेशन बना के दे देते हैं। हम उसको बड़ा सिंपल सा काम बता देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे ये एक छोटी सी एप्लीकेशन है जो यहाँ पे बनाई हुई है, जिसको यूज करते हुए आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड वगैरह आप स्टोर करा सकते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा चला के आपको एक डेमो दे रहा हूँ। एक छोटी सी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम की एक एप्लीकेशन, ठीक है। शुरू में आपने शायद नोट किया हो कि एक स्प्लैश स्क्रीन सी भी आई थी, और मैं इसको दोबारा से चला रहा हूँ कि स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हमारे पास एक मेन फॉर्म आ गया। हम यहाँ पे एक स्टूडेंट इन्फो में अब जाके हम एक नया स्टूडेंट जो है वो हम ऐड करने लगे। ये सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट का कुछ डाटा आ रहा है, यहाँ पर आपको शायद उनके कोई नेम, रोल नंबर वगैरह और वो बाकी कुछ बायोडाटा नजर आ रहा है। इधर उस स्टूडेंट की पिक्चर भी जो है वो भी आ रही है, और यहाँ से अगर आप नेक्स्ट प्रीवियस वगैरह करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टूडेंट के, इसकी पिक नहीं थी तो उसको ऐसा आपको शो हो रहा है। यहाँ पे पिक की जगह पर ये IUB का लोगो लगाया हुआ है। तो ये आपको कुछ इस तरह से डाटा जो है जिस आपको नजर आ रहा है। ये फॉर्म है, ये डाटा हमारा कभी फॉर्म में स्टोर नहीं होता, ये बात आप लोगों को पता ही होगी। फॉर्म सिर्फ एक जरिया है डाटाबेस तक उस डाटा को पहुंचाने का। हमारा डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट जो है मैं रिकॉर्ड में एंटर करने लगा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल उसका ID मैं रख रहा हूँ। अभी यहाँ पर ये आईडीज मौजूद हैं 101, 511, ये आईडीज मौजूद हैं। तो मैं 5, 1, 2, 3 में उसका ID रख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल चलो बुशरा में उसका नाम, फादर नेम है जी अमजद, एड्रेस मॉडल टाउन ए, और कांटेक्ट नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे मास्किंग की हुई है, डोमिसाइल दे देते हैं। बाकी क्लास वगैरह अगर आपने सेलेक्ट करानी हो तो क्लास, ग्रुप और सेक्शन वगैरह ये आप सेलेक्ट करा सकते हैं। इसकी पिक्चर हम यहाँ पे ब्राउज करते हैं। पिक्चर ब्राउज करवा के मैं आपके सामने मैं सारी चीजें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डेमो एक दे रहा हूँ, ताकि चलो हमने ये पिक्चर सेलेक्ट की, इसको हमने ओपन किया, ये इसकी पिक्चर यहाँ पर आ गई, बस हम इसको सेव कर रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड इंसर्टेड का आपको मैसेज मिल गया। मैंने 1, 2, 3 बुशरा मैंने स्टूडेंट का मैंने नाम रखा,
उसको ओके किया, क्लास 9 में है, और उसको हमने सेव कर दिया। अब ये रिकॉर्ड आपका डेटाबेस में जाके सेव हो गया। कैसे सेव हुआ? अब ये पिक्चर और ये नाम वगैरह अगर आप लोग जहन में रखें तो अब देखें मैं वहीं पर आता हूँ डेटाबेस के अंदर। इसके लिए पीछे मुझे कुछ कोडिंग करनी पड़ी, ये कुछ कोड है यहाँ पर। और मैं जैसे यहाँ पर अगर आपको इंसर्ट का कोड अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर ये कुछ इंसर्ट का कोड है। ये क्यूरीज शायद आप लोगों को याद हो कि आपने डेटाबेस के लिए कुछ ऐसी ही क्यूरीज जो हैं वो पढ़ी होती हैं कि जब आपने एसक्यूएल की क्यूरीज हैं इंसर्ट वगैरह की, ये इंसर्ट इनटू आगे टेबल का नेम आता है और आगे वैल्यूज वगैरह आती हैं। तो खैर बहरहाल यहाँ पर हमने कुछ और कोड यहाँ पे हमने यूज किया, वो थोड़ा ज़्यादा शायद आपको नज़र आ रहा हो, लेकिन बहरहाल एक कंप्लीट एप्लीकेशन को बनाने के लिए इतनी कोडिंग तो बड़ी नॉमिनल सी बात है। मैं आपको डाटाबेस की चेक करवाता हूँ। ये यहाँ पर हम आ रहे हैं, ये डाटाबेस है, इसको राइट क्लिक करके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर अगर आप देखें schooldb.mdf और इसके अंदर ये टेबल है, स्टूडेंट का टेबल है, इसको राइट क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे मैं इसका शो टेबल डाटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टूडेंट 1 2 3, उसका नाम बुशरा, फादर नेम उसका अमजद, और सारा डाटा जो है वो उसका यहाँ पर डाटाबेस के अंदर स्टोर हो गया। वो फॉर्म जो था वो सिर्फ एक जरिया बना उस डाटा को डाटाबेस तक पहुंचाने का जरिया बना। हमने उस फॉर्म के पीछे बहुत सारी कोडिंग की हुई है, लेकिन ये कोडिंग हमारे यूजर को नहीं पता। यूजर को क्या चीज नजर आ रही होती है? यूजर को सिर्फ वो फ्रंट एंड एप्लीकेशन, वो फॉर्म नजर आ रहा होता है। यूजर के सामने सिर्फ ये चीज और उसके पीछे कोड हमने सारा वो लिखा। यूजर के लिए काम करना आसान हो गया, क्योंकि ये तो सारा सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि प्रोग्रामर ने जो है वो कोडिंग करनी है, प्रोग्रामर ने ये सारा काम करना है, क्योंकि यूजर को प्रोग्रामिंग नहीं आती। यूजर को तो एक एप्लीकेशन चाहिए। अब यूजर ने डाटा एंटर किया, सेव पे क्लिक किया, रिकॉर्ड उसका सारा जाके पीछे सेव हो गया, लेकिन पीछे जो हमने कोड लिखा था वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। दो डिफरेंट चीजें हैं जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं। एक है हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जो ये फॉर्म आपको नजर आ रहा है, जो यूजर को नजर आएगा। एक है आपकी बैक एंड के ऊपर जो आपकी डेटाबेस बनी हुई है, डाटा सारा जाके सेव डेटाबेस में हो रहा। बीच में आपने कुछ कोडिंग की भी है, वहां पर आपकी बिजनेस लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही है, आपने कुछ चेक्स वगैरह लगाए हुए अपनी कोडिंग के अंदर, यदि अगर जैसे ग्रेडिंग वगैरह करनी है या कुछ भी काम करना है तो वो कैसे करना है, वो पीछे आपने वहां पे बिजनेस लॉजिक को अपने इंप्लीमेंट किया हुआ है। आपने फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान में एक लेयर आपने डेवलप की दोनों को जोड़ने के लिए, वो प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात समझ में आ रही है जी? अब हम यही देखने लगे हैं, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ADO.NET का, कि आपने डेटाबेसेस कैसे बनानी है, फॉर्म्स किस तरह से बनाएंगे, और डेटाबेसेस के साथ आपने उनको कम्युनिकेट किस तरह से करवाना, आपने कैसे लिंक करवाना। जैसे अभी यहां से डाटा इंसर्ट हो रहा है, आप ऐसा काम करना चाह रहे हैं तो आप कैसे इंसर्शन करेंगे? आप डाटा को व्यू करना चाह रहे हैं, देखें जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, अगले स्टूडेंट का डाटा आ रहा है, यहाँ पे पिक्चर भी चेंज हो रही है, बाकी सारा कुछ चेंज हो रहा है। तो ये कैसे? ये भी डाटा बेस से ही आ रहा है डाटा, नेक्स्ट डाटा। किसी डाटा को आपने डिलीट करना है तो डिलीट भी किया जा सकता है। व्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके सारे व्यू ऑल हो रहा है, फर्स्ट है, लास्ट है, डिलीट, एडिट वगैरह। ठीक है, अब ये काम हम करने लगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस के बगैर मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो आपकी कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, चाहे कोई आपकी वेब एप्लीकेशन है। इवन मोस्ट ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशंस जो है उनमें भी आपकी डेटाबेसेस यूज हो रही होती है। हाँ, कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जिनके अंदर डेटाबेस बिल्कुल ही नहीं होती वो, लेकिन ऐसी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा सिंपल एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेटर लाइक एप्लीकेशन, कैलकुलेटर में कोई डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है, कि आपने अपना जो भी कैलकुलेशंस की उसके पीछे हिसाब रखने की, उनको रिकॉर्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी हैं, तकरीबन 98-99% डेटाबेसेस एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके पीछे डेटाबेस यूज हो रही होती है। अब हम इसी चीज को डिस्कस करने लगे जी हम यहाँ पर कि जी ADO.NET आर्किटेक्चर आपके पास क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ये ADO.NET का आपके पास एक बेसिक आर्किटेक्चर यहाँ पे बताया जा रहा है। इधर हमारी एप्लीकेशन है, यानी कि जो भी आप फॉर्म वगैरह यूज कर रहे हैं वो आपकी एप्लीकेशन है एक्चुअली। बीच में कुछ डाटा प्रोवाइडर्स हैं, ये डाटा प्रोवाइडर्स, और ये हमारी डेटाबेस। अब डाटा प्रोवाइडर्स कौन होंगे और डाटा प्रोवाइडर से क्या मुराद है? तो देखो, डाटा प्रोवाइडर का मतलब ये है कि मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो आपको डीबीएमएस पैकेजेस बना के देती हैं, जैसे ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल सर्वर है, उसका एक्सेस भी है माइक्रोसॉफ्ट का, माई एसक्यूएल एक और डीबीएमएस पैकेज है, मुख्तलिफ डीबीएमएस पैकेजेस हैं। और ये जो डीबीएमएस पैकेजेस बनाने वाली कंपनीज हैं वो अपने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए कुछ क्लासेस बना के दे देती हैं, कुछ क्लासेस बना के दे देती हैं। ओरेकल वाले कहते हैं कि अगर आपने हमारी डाटाबेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये क्लासेस हैं, इनको आप यूज कर लो। प्रोग्रामर के लिए आसानी कर देते हैं वो, प्रोग्रामर के लिए। ओरेकल वालों ने कुछ क्लासेस बना के दे दी, सर माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ और क्लास अपनी डाटाबेस के लिए क्लासेस बना के दे दी। मुख्तलिफ डीबीएमएस पैकेजेस बनाने वाली कंपनीज ने अलग अलग क्लासेस बना के दे दी हैं, उनको हम कहते हैं डाटा प्रोवाइडर्स। वो हमारे जो कंपनीज हैं वो डाटा प्रोवाइडर्स। अब यहां पर वैसे तो काफी सारी क्लासेस हैं, लेकिन 4 क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट: कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर एंड डाटा अडॉप्टर। ये क्लासेस के नाम है, ये क्लासेस के नाम है। और क्योंकि ये क्लासेस प्रोवाइडर्स हमें दे रहे हैं, इसीलिए इन क्लासेस को हम कहते हैं ये प्रोवाइडर डिपेंडेंट क्लासेस। प्रोवाइडर डिपेंडेंट क्लासेस, क्योंकि इन्होंने प्रोवाइडर्स ने हमें बना के दिए। इनके ये 4 नाम ही हैं, लेकिन इनके नामों से पहले थोड़ा सा एक प्रीफिक्स हर के नाम से पहले आ जाता है। जैसे अगर आप एसक्यूएल की डाटाबेसिस पे अगर आप काम करने लगे हैं तो फिर उसके नाम कुछ ऐसे होंगे, ये 4 क्लासेस वही रहेंगी हमारी। उसका नाम हो जाएगा एसक्यूएल कनेक्शन। चलो मैं पहले सिंपल नाम रख रहा हूं, कनेक्शन, कमांड, डाटा रीडर, डाटा अडॉप्टर। ये हमारे पास 4 क्लासेस, ठीक है, डाटा रीडर, डाटा अडॉप्टर, कमांड एंड कनेक्शन। अगर तो आप यूज कर रहे हैं एसक्यूएल की डाटाबेसेस तो इन सब से पहले नाम लग जाएगा एसक्यूएल, यानी कि वो बन जाएगा एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा रीडर, एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर। अगर आप कोई और आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट नाम जो है वो आपको यूज करने पड़ेंगे, जिनमें आपके नाम जो है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। चलो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वो हो सकता है कि आपके नाम जो है वो एसक्यूएल अब नहीं रहेगा, फिर आगे हो जाएगा OLEDB। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। OLEDB नहीं आएगा, OLE कनेक्शन या OLEDB भी है आई थिंक, OLEDB कमांड, OLEDB डाटा अडॉप्टर, OLEDB डाटा रीडर। OLEDB का मतलब है, मैंने बताया भी है लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। कुछ डाटाबेसेस आप इस पैटर्न की या इस फॉर्मेट की आप यूज कर रहे होते हैं, या ODBC आ जाता है, ODBC कनेक्शन,
यानी कि मेन क्लासेस के नाम वही हैं, कनेक्शन, कमांड, डाटा अडॉप्टर, डाटा रीडर। अब ये डिपेंड करेगा कि जी आप कौन सी जो है वो यूज करने लगे। ODBC कमांड, ODBC डाटा रीडर, ODBC डाटा अडॉप्टर। ये चार क्लासेस जो हैं इनको हम कहेंगे प्रोवाइडर डिपेंडेंट क्लासेस। लेकिन सबके नाम उन्होंने एक जैसे रखे हैं ताकि प्रोग्रामर के लिए मसला ना बने कि जी उसको अलग अलग क्लासेस के नाम ज़हन में ना रखने पड़े। सबके लिए कनेक्शन की क्लास है, सबके लिए कमांड की क्लास है, सबके लिए डाटा रीडर भी है, सबके लिए डाटा अडॉप्टर भी है। आगे हर एक से पहले उसका कोई जो प्रीफिक्स है वो साथ लग जाएगा, तो यूजर के लिए, प्रोग्रामर के लिए काम करना जरा आसान हो जाता है। इनको हम कहेंगे प्रोवाइडर डिपेंडेंट क्लासेस। इस साइड पे जो आपके पास आ रही है डाटा सेट, इनको हम कहेंगे प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट क्लासेस। ये जो यहां पर है ना डाटा सेट, उसके अंदर डाटा टेबल भी आ रही है, ये हमारी कहलाएंगी प्रोवाइडर इंडिपेंडेंट क्लासेस। ठीक है, यानी कि प्रोवाइडर जो भी हो, ये वाली क्लासेस प्रोवाइडर पे डिपेंड नहीं करती। इनके नाम भी ऐसे ही हैं, डाटा सेट है और डाटा टेबल है, बस इसके साथ पहले कुछ नहीं लगेगा। जैसे वहां पे हम SQL लगा रहे थे या OLDB लगा रहे थे, ODBC लगा रहे थे, इनसे पहले कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, डाटा सेट में एक से ज्यादा डाटा टेबल्स आ सकती है। डाटा सेट में एक से ज्यादा टेबल्स आ सकती हैं, और टेबल के अंदर क्या होगा? टेबल के अंदर रो कलेक्शन, कॉलम कलेक्शन और कंस्ट्रेंट कलेक्शन। टेबल के अंदर रो होती है, कॉलम होते हैं, और उस टेबल के ऊपर जो आपने कोई कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाए हुए हैं वो होते हैं। एक डाटा सेट में मल्टीपल डाटा टेबल्स हो सकती है, लेकिन एक टेबल के अंदर फर्दर टेबल नहीं होगी। ये तो बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। डाटा सेट में मल्टीपल टेबल्स होंगी, डाटा टेबल के अंदर फर्दर कोई टेबल नहीं होगी। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई? तो ये आपके पास एक आर्किटेक्चर है, टिपिकल आर्किटेक्चर ADO.NET। एक और नीचे उसने आर्किटेक्चर आपको बना के दिया जी, आप इस आर्किटेक्चर को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर वो यहां पर कमांड को यूज कर रहा है, इधर अडॉप्टर को यूज कर रहा है। आपने जब डेटाबेस के ऊपर कोई कंप्यूटेशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप डाटा अडॉप्टर को भी यूज कर सकते हैं, और कमांड ऑब्जेक्ट को भी यूज किया जा सकता है। तो उसलिए उसने दोनों आर्किटेक्चर यहाँ पे उसने आपको बना के दे दिए। ये मैं दोनों ही सामने कर देता हूँ, आपकी रिकॉर्डिंग में ये दोनों आ गए हैं। तो आप कोई भी बना सकते हैं, दोनों बनाना चाहो अगर आ जाए एग्जाम में, या कुछ भी दोनों बनाना चाहे, बहरहाल कॉन्सेप्ट आपका दोनों का ही आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने डेटाबेस बनानी कैसे है। डेटाबेस आप किस तरह से बनाएंगे, सिर्फ डेटाबेस, और उसके बाद फिर बाकी कुछ कनेक्टिविटी वगैरह वो काम जो है वो हम कल करना जो है वो हम सीखेंगे। तो मैं इधर से एक नई एप्लीकेशन बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख रहा हूँ जी कंसोल एप्लीकेशन, नहीं, अब हम फॉर्म एप्लीकेशन पे काम करने लगे। इसका नाम मैं रख रहा हूँ DB ऐप, डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए। ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सर्वर एक्सप्लोरर नजर आ रहा होगा। अगर सर्वर एक्सप्लोरर ना नजर आ रहा हो तो आप व्यू से जाके आप सर्वर एक्सप्लोरर को आप ऑन कर सकते हैं। ये सर्वर एक्सप्लोरर आ गया। अब आपने क्या काम करना है? अब आपने जाना है टूल्स में, और टूल्स में आने के बाद आप जाएंगे कनेक्ट टू डेटाबेस। कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर आप क्लिक करेंगे।
वो यहाँ पर आपसे नाम पूछ रहा है, डाटाबेस फाइल नेम न्यू और एग्जिस्टिंग। या तो नई डाटाबेस अगर आप बनाना चाह रहे हैं या अगर पहले से मौजूद है तो आप उसका नाम दें। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दे रहा हूँ DB try। ये DB try पहले से मौजूद थी, उसने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया। मैं ऐसी डाटाबेस देता हूँ जो पहले से मौजूद ना हो, ताकि डाटाबेस वो आपको क्रिएट करके दिखाए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी DB try 1 2 3 4। वो आपसे कह रहा है, अब आपको कह रहा है कि डाटाबेस DB try 1 2 3 4 डज नॉट एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट। तो हमने इसको क्रिएट करना है, इसको यस करेंगे। अब ये डाटाबेस आपको क्रिएट करके देगा, और यहाँ पर अगर आप देखें अब ये डाटाबेस उसने आपको क्रिएट करके दे दी है। .mdf इसकी एक्सटेंशन, MDF। उसके बाद आप इस डाटाबेस को आप ओपन करें। यहाँ पे टेबल्स की ऑप्शन नजर आ रही होगी आपको। आप टेबल्स के ऊपर आए, राइट क्लिक करें और ऐड न्यू टेबल कर दें। ऐड न्यू टेबल। इंटरफेस लोड कर रहा है जी, ये आ गया। यहाँ पर अब आपने अपनी टेबल क्रिएट करनी है। पहला कॉलम का नेम आ रहा है, कॉलम का पहले कॉलम का नेम बाय डिफॉल्ट उसने आईडी रखा हुआ है। चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट आईडी, STD ID। डाटा टाइप इसकी इंटीजर रखी हुई है उसने, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी की लगाई हुई है बाय डिफॉल्ट। खत्म करनी है तो आप इसे खत्म भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, रिमूव प्राइमरी की। प्राइमरी की उसमें से खत्म हो गई है, क्योंकि आमतौर पर एक कॉलम जो है वो हम इसीलिए यूज कर रहे होते हैं प्राइमरी की के लिए ना, तो उसने बाय डिफॉल्ट लगाई हुई थी। तो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वहां पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला कॉलम बताते हैं, STD नेम में कर रहा हूँ। इसकी डाटा टाइप हम रख रहे हैं varchar 50। बाय डिफॉल्ट उसकी लेंथ 50 है, कम ज्यादा किया जा सकता है। अगला कॉलम हम बता रहे हैं STD क्लास, इसको भी varchar 50 हम रख रहे हैं। फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं जी STD जेंडर। जेंडर पे अब चाहे तो आप इसको varchar रख लें, चाहे तो आप इसको न्यूमेरिक भी रख सकते हैं। 0 1 की वैल्यू, यानी 1 जो है वो मेल के लिए, 0 जो है वो फीमेल के लिए। ये आपकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है कि जैसे आप उसको रखना चाहें। तो यहाँ पर हम उसको जो है varchar रख लेते हैं, ठीक है। आगे चलो हम एक लास्ट कॉलम हम रखते हैं STD सिटी का, और इसको भी हम varchar 50 रख रहे हैं। इस पे अगर आपने की लगानी है तो दोबारा से आप आए, उसके ऊपर राइट क्लिक करें और सेट प्राइमरी की कर दें। अगर आपने कंपोजिट की लगानी है तो भी लगाई जा सकती है। आप दोनों कॉलम्स का सेलेक्ट कराएं और राइट क्लिक करवा के आप सेट प्राइमरी की कर दें। देखिए उसने कंपोजिट की लगा दी है, दोनों को उसने सेलेक्ट कर लिया प्राइमरी की के लिए, क्योंकि बाद औक़ात हमें कंपोजिट की लगानी पड़ती है। तो अगर ऐसा करना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ और एक के ऊपर मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ। लग गया जी। टेबल का नेम चेंज करना हो तो यहाँ से आप टेबल का नेम चेंज किया जा सकता है। ये नीचे जो उसने नाम लिखा है DBO डॉट टेबल, तो यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। नीचे देखो उसने खुद ही एंट्रीज कर ली है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ TBL STD, और ये लिखने के बाद आप इसको अपडेट पे क्लिक कर दें। ये अपडेट का बटन है, इसको अपडेट करेगा। अपडेट डाटाबेस पे क्लिक कर दें। ये नीचे अपडेशन की आपको जो है वो मिल रहा है, अपडेट कंप्लीट हो गया जी। और अब आप अपने इसको कंप्लीट इधर से क्लोज कर सकते हैं। अब आप जब इसको क्लोज करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब आपको एक टेबल नजर आ रहा है TBL STD का, और इसके अंदर यहाँ पर आपको वही कॉलम नजर आ रहे हैं जो कॉलम्स मैंने बनाए।
हाँ जी, आपको कॉलम्स व्यू हो रहे हैं यहाँ पर जो कॉलम्स हमने बनाया। इसी तरह से अगर आप इस डेटाबेस में और टेबल बनाना चाहें तो फिर से आप जाएं, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें और ऐड न्यू टेबल कर दें, क्योंकि एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं। आप इस तरह से मल्टीपल टेबल्स इसके अंदर बना सकते हैं। जी हाँ हाँ, ये यहाँ पे कॉलम नहीं दिखा रहे हैं। जब मैंने टेबल को एक्सपेंड किया ना, टेबल को जब मैंने एक्सपेंड किया, यहाँ पे एसटीडी आईडी, एसटीडी नेम, क्लास, जेंडर और सिटी, ठीक है ना। अगर आप दोबारा इसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, एडिट करना चाह रहे हैं, तो आप फिर से टेबल पर आए, टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, कॉलम पर नहीं, टेबल के ऊपर, टेबल पर राइट क्लिक करें और उसको आप ओपन करें, शो ओपन टेबल डेफिनेशन। ओपन टेबल डेफिनेशन करेंगे तो फिर से आपको वहीं पर ले आएगा। मजीद इसके अंदर नया कॉलम बनाने के बाद आप इसको अपडेट कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर का नहीं दिया हुआ था कॉलम, तो मैं एसटीडी सी नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैं वार 4 में मैं रख रहा हूँ और इसके बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करें, अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपको ऑप्शन दे रहा है, इसे क्लोज करें, यहाँ पर आए और अपने इस डेटाबेस को एक दफा रिफ्रेश कर दें। ऐसे रिफ्रेश किया, देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी इधर आ गया। तो इस तरह से आप डेटाबेस बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये अभी हम डिजाइन कर रहे हैं अपना बैकएंड, ठीक है। तो बैकएंड कैसे डिजाइन करना है, ये अब आप लोगों ने, आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने स्टूडेंट का जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आप लोग जो काम कर रहे हैं, अपने अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के आपने अपने अपने सिस्टम के हिसाब से जो जो फील्ड्स आपने रखी हैं उसके हिसाब से पीछे आपने उसकी डेटाबेस डिजाइन करनी है, टेबल आपने बनाना है उसका, अपने अपने सिस्टम से बैठ के काम करना है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है वो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है वो हम बनाएंगे, और ताकि इससे आपको अपना जो 4th सेमेस्टर के अंदर आपने जो प्रोजेक्ट बनाना है उसका आपको यहीं पर एक आइडिया जो है मिल जाए। वो मैं आपको कल समझाऊंगा, उसके पीछे हमें कोडिंग करनी पड़ती है। जैसे मैंने भी आपको एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम चला के दिखाया था ना पहले, तो पीछे हमने कोडिंग की हुई थी, तो वो कोडिंग करनी पड़ती है, तो वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ठीक है जी, चलो।